नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम लगातार बने हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो अब धीरे धीरे एनडीए के पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह जब टैली खुली थी तब और अब की तस्वीर एकदम कहते हैं ना कि 360 डिग्री पलट गई है। और अब जो रुझान देख रहे हैं, जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, ये देखिए ऊपर, ये जो सारे रुझान हैं इसमें एनडीए फिलहाल रुझानों में क्लियर मेजॉरिटी में है। यानी कि सीधे तौर पर अगर मैं कहूं कि सरकार बनाने जा रहा है एनडीए, सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी और जेडीयू मिलके, तो ये तस्वीर इस वक्त बिहार की विधानसभा की दिख रही है। और दूसरे नंबर पर महागठबंधन जो कि शुरुआत में लीड कर रहा था, अब पिछड़ता हुआ लगातार दिख रहा है। और जिस तरीके से आंकड़ा बता रहे हैं, और हम कह भी रहे थे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 130 पर अगर एनडीए लगातार बना हुआ है और 11 बजे के बाद बहुत ज्यादा सेटल डाउन होने लगते हैं आंकड़े, वही ये फिलहाल टैली बता भी रही है। और जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जो एनडीए के नेता कल तक शांत थे, संयमित थे, वहां जगह जगह जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और वहीं ठीक उलट महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो शांत हैं। जी हाँ, एक बार इस टैली को फिर से समझ लेते हैं। 130 एनडीए, 96 महागठबंधन है और उसके साथ एलजेपी का खाता 5 पर पहुंच रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटें थी और 12 अदर्स, यानी तेजस्वी यादव जो कि क्रिकेट की पिच छोड़कर राजनीति की पिच पर आए थे, उम्मीद कर रहे थे सहवाग जैसी बैटिंग करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन 2 चीजें ऐसी जरूर हुई। ये जश्न की तस्वीरें, जी हाँ, ये जश्न की तस्वीरें हैं, जेडीयू दफ्तर से जश्न की तस्वीरें हैं। और ये होना ही था। उम्मीद की जा रही थी कि ये जगह बदली हुई होगी, लेकिन जब आज ईवीएम खुली तो वाकई जगह बदल गई और जेडीयू हो गया। ये पटना बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ढोल बजाए जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और क्यों ना हो, आंकड़े भी बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीजेपी फिलहाल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई उभर रही है। तस्वीरें एक बार हम देख लेते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जोश और उत्साह की तस्वीरें हैं। और राणा जी, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, तो एक कहीं ना कहीं अंदर खाने एक टसल जरूर रहती है। ठीक है, एनडीए में जेडीयू और बीजेपी साथ है, लेकिन बड़ा भाई कौन है उसकी टसल कहीं ना कहीं कई नेताओं के मन में रहती है। लेकिन आज जो नतीजे, जो रुझान अब तक आ रहे हैं, उसमें ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी बिहार में आत्मनिर्भर बनने की ओर है और बड़े भाई की भूमिका में भी नजर आ रही है। कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो बड़े भाई और छोटे भाई का जो अंतर था वो 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिटा दिया था। 17 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ी थी और इस बार भी लगभग बराबर सीटें ही बटी। 121 बीजेपी के हिस्से में आई, 122 जेडीयू के पास। जेडीयू ने अपने से जीतन राम मांझी को 7 सीटें दे दी, 11 सीटें वीआईपी को बीजेपी ने दे दी। बीजेपी ने कुल मिलाकर के 110 सीटों पर ही इस बार चुनाव लड़ा है, उसमें 70 सीटें बीजेपी के पास है। स्ट्राइक रेट देखिएगा। और 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 19 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अगर महागठबंधन में किसी ने बहुत ज्यादा लोचा किया, गच्चा दिया है, तो वो कांग्रेस ने महागठबंधन को दिया है। 60 सीटें आरजेडी के पास हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट बीजेपी की तरह आरजेडी का नहीं है, लेकिन हाँ बेहतर है, 50% के आसपास उसका स्ट्राइक रेट है। लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 25% के आसपास आप देखेंगे। इस लिहाज से तो जो महागठबंधन को नुकसान हुआ है उसको कांग्रेस ने किया है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जेडीयू जो आपको अभी दिख रहा है, 71 सीटें लालू प्रसाद यादव के साथ आकर के जेडीयू ने जीती थी। आज की तारीख में 58-59 सीटें मुझे दिख रही थी, 55 सीटें जेडीयू के पास हैं। बीजेपी ने बहुत सारी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं सर, तो कांग्रेस नेता आलोक शर्मा से हम पूछ लेते हैं। कल तक तो, बल्कि आज सुबह तक भी ये दावा किया जा रहा था कि 30 से 40 सीटें कहीं नहीं गई, लेकिन अभी तक के रुझान तो सिर्फ 20-21 तक सिमटे हुए हैं। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि शायद अभी पूरी तरह से कितना काउंटिंग हुआ है पैनल को मालूम ही नहीं है। ये राणा साहब तो बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अभी दोनों एंकर्स कर रहे थे, मुझे लग रहा है इनको भी दोनों को पटाखे फोड़ लेने चाहिए बीजेपी के नाम पर। 10% अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है। 40% इस बार ईवीएम्स की संख्या ज्यादा है। ठीक है, मैं समझता हूँ। देखिए आलोक भाई, क्या होता है कि 65-66 हजार ईवीएम अमूमन होते हैं, इस बार 1,05,000 के आसपास हैं। मैं ये मानता हूं कि ईवीएम की संख्या ज्यादा है तो काउंटिंग में वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन जो ट्रेंड होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। आप तो इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, लगातार आप अपनी बात रखते रहे हैं। मेरा सवाल नहीं, राणा भाई, यशवंत जी बोलिए। यशवंत जी बोलिए ना। यशवंत जी, मैं मानता हूं कि पिछली बार भी जब 2015 में हम साथ बैठे हुए थे, उस दिन तो बीजेपी के यहाँ लड्डू बंटने शुरू हो गए थे कि पूरी तरह से। आप केसी त्यागी जी की बाइट तो चला दीजिए एक बार, वो तो हार स्वीकार कर ली है।
मुझे लगता है अभी इंतजार करना चाहिए। कुछ एंकर्स ठीक है वो अति उत्साह में आ जाते हैं बीजेपी के चक्कर में, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। क्या हुआ अभी आलोक भाई? बहुत कम काउंटिंग हुई आलोक जी, है। और अगर जिस शब्दावली की आप बात कर रहे हैं ना, आलोक जी सुनिए, पोस्टल बैलेट में भी अगर आरजेडी के वोट मिल रहे हैं। आलोक जी, मैंने अभी तक के रुझानों पर कहा है, अगर आपने शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो। और पटाखे फोड़ने की कांग्रेस तैयारी कर रही थी अब से 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूं मैं तो नहीं आलोक भाई को मैं छोटी एक मोटी सी बात आलोक भाई मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि आदमी अपनी बात रखने के लिए तर्क देता है और अपने आप को कहीं ना कहीं वो संतुष्ट करने की कोशिश करता है, आप भी कर रहे हैं। हुआ ये था कि 2015 में 9:45 तक 9:45 तक बीजेपी खेमे में बहुत उत्साह था, लेकिन 9:45 के बाद चीजें बदलती चली गईं और हालात बदल गए, आंकड़े बदल गए। वो इसलिए था कि पहले बैलेट की काउंटिंग चली थी और बाद में ईवीएम खुले, तो 9:30 9:45 के आसपास ईवीएम खुले थे। अब क्या है कि बहुत देर हो चुकी है, 12 बज गए हैं। मैं यह भी मान लेता हूं कि गिनती में समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, ईवीएम की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो ट्रेंड अभी आप देख रहे हैं वही ट्रेंड अब जाकर के रिजल्ट में, नतीजे में तब्दील होगा। इस लिहाज से जो सवाल आपके सामने मेरे एंकर्स ने रखा वाजिब है, दुरुस्त है और उसका जवाब आपको देना चाहिए। आप कमजोर प्लेटफॉर्म पे वहां हैं। बिहार में जो कुछ भी आपने किया है, मैं जानता हूं आपके कैंडिडेट बहुत कमजोर खड़े किए गए, आपने फैसले कैंडिडेट के सिलेक्शन में गलत किए हैं। बतौर जर्नलिस्ट मैं जानता हूं, एक एक सीट के बारे में आपको बता सकता हूं। कटिहार आप देख लीजिए, कटिहार में 7 सीटें हैं और मैं अभी देख रहा था कि 5 सीटें एनडीए निकाल रहा है, 2 सीटों पर महागठबंधन। मैं बिल्कुल मानता हूं आपके छपरा के उद्गम से लेकर मैं सारी चीजें आपके कहीं ज्ञान के ऊपर मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, लेकिन हमें आप ये देखिए कि 70 वो सीटें मिली हैं जो 1990 के बाद से लेकर आरजेडी और कांग्रेस मैक्सिमम सीटों पर कभी भी नहीं जीती हैं। 70 सीटें जरूर मिली हैं, संख्या जरूर 70 नजर आ रही है, लेकिन वो मैक्सिमम वो सीटें हैं जो जेडीयू और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फिर आप उस हिसाब से भी उसको एनालाइज करना पड़े। देखिए गठबंधन में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं कि आलोक हमने भाई, क्यों एक बुनियादी सवाल मेरा है, पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान हैं, नहीं मोदी जी के जो हनुमान हैं वो मोदी जी के सीएम कैंडिडेट को गाली देते घूम रहे हैं कि वो सबसे महाभ्रष्ट हैं। नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे थे क्या? के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किसने किया? राहुल गांधी प्रधानमंत्री को नहीं गाली दे रहे थे। देखिए क्या बात है, ये उठा लिया ना कांग्रेस ने। नहीं आलोक भाई एक चीज में यही मैं सुनना चाहता था। इन्हीं महिला एंकर्स की मानसिकता जो थी ना, मैं उसी को पकड़ना चाहता। आलोक भाई सवाल उठाया क्या प्रियंका गांधी ने? राहुल गांधी जी देखिए क्या बात है, कैसी मानसिकता के एंकर्स आप लोगों ने बैठा रखे हैं आजकल। आप बताइए ना आलोक भाई, आप बताइए ना, आम लोगों पर गोलियां चल रही सर, वहां कहां थी कांग्रेस? तमाम लोगों की गलत मानसिक नहीं बिल्कुल मुझे लगता है राणा यशवंत साहब नहीं, मैं आपको एक मिनट आप मुझे दीजिए, मैं उस मसले पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ, बात बहुत लंबी चली जाएगी। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा? हिंदी में लिखना नहीं आता होगा एंकर महोदय। सुनिए, नहीं इस पर एतराज है। नहीं आलोक भाई, इस पर मुझे एतराज है और आप इस तरह से मत बोलिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, यह बहस आप डिरेल कर रहे हैं। नहीं आलोक भाई, बहस को डिरेल कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आलोक भाई। नहीं मेरे सवाल का जवाब, बहस को डिरेल करेंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर मेरे आपके बीच में लंबी बहस चलेगी, फिर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। अरे मनीष शंकरैयर आपके ही है ना, मनीष शंकरैयर कहीं और से आए थे क्या? कपिल सिब्बल आपके ही है ना, शशि थरूर आपके ही है ना, राहुल गांधी जी आपके ही है ना। मैं उस पर मणिशंकर आलोक भाई क्या मैं नहीं जाना चाहता हूं जी वहां पर बिहार के चुनाव में इस बहस को आलोक भाई, मैं इस बहस को डिरेल नहीं करना चाहता हूं। पूरी तरह से बिहार के एजेंडे पे काम करते हैं, मोदी जी के एजेंडे पे काम करते हैं आप लोग। अरे आलोक, इस पर मुझे एतराज है। मीडिया लगा रहता है। आलोक जी, मैं बार बार चाहता हूं कि आप बहस को लकीर पर लेकर के आए, आप बहस को डिरेल करना चाहते हैं। गांधी जी ने गाली दी मोदी जी को, सवाल से भाग रहे हैं आलोक भाई। नहीं मतलब नहीं, आप मुझे लगता इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपका जो बुनियादी सवाल था मैंने उसका उत्तर दिया। मैं आपको उसी सवाल पर लेकर कहना चाहता हूं, आप बार बार इस बहस को डिरेल करना चाहते हैं। मैं नहीं जाना चाहता उस बहस में। अगर मैं उस बहस में जाऊंगा तो आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होगा। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आपने 70 सीटें ली, 2015 के चुनाव में 47 सीटें लड़े आप,
आप 41 में से 27 सीटें आपने जीती, 41 में से 27 जीतने के बाद 70 में से आप 19 पर आ रहे हैं। आपने जीती हुई सीटें भी गंवाई हैं और जो सीटें एक्स्ट्रा आपने लड़ी वो भी गंवाई हैं। तो आपकी जमीन बिहार में क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार रिजल्ट जब फाइनल आएगा, कौन सी सीट हारे, कौन सी जीते, किस तरह से हारे, क्या कारण थे, उसका एनालिसिस होगा। आज आप पूरी तरह से मतलब अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, सेकंड राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है। अभी आप बिहार में कांग्रेस की जमीन क्या है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अभी मानसिकता कहां जा रही है ये समझ से परे। फिर राहुल गांधी जी ने कौन सी गाली मोदी जी को दी, ये एंकर महोदय जरूर बताएं हमें। अरे मैंने कहा ना कि अगर उस पे मैं जाऊंगा तो बात अलग चली जाएगी। मैं चाहता नहीं उस कहीं और ले जाने इस बहस को। मैं सिर्फ आपको उसी बात पर रखना चाहता हूं। मैं एंकर महोदय ने कहा कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी को गाली दी, कौन सी गाली दी, जरा उसका उत्तर दे मुझे। अब आप उस पर मत जाइए ना। अरे मोदी जी ने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, अपने पद की गरिमा को कहां पहुंचा दिया है। मोदी जी कहते हैं कि यहां पर किसी का किडनैपिंग का कॉपीराइट है, देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करना। देश का प्रधानमंत्री जंगत राज शब्द का इस्तेमाल सुबह से शाम तक 150 बार करता है अपने भाषणों में। बहुत ही मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं आप। अगर किसी के पास कॉपीराइट था किडनैपिंग का तो प्रधानमंत्री जी क्या पकड़े चल रहे थे। देश के प्रधानमंत्री को चोर कौन बोलता है? आलोक भाई, मैं नहीं चाहता हूं। मैं एक सभ्य बहस चाहता हूं, शालीन बहस चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि किसने कहा है चोर उनको? बुनियादी नहीं सवाल कहा है, किसी ने भी। जबरदस्ती मीडिया जो है ना उनको नहीं, मीडिया जानबूझ के इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है। मोदी जी ने क्या क्या किसके लिए कहा है वो जरा याद कर लीजिए। नीतीश बाबू के लिए क्या कहा था वो भी याद कर लीजिए, और नीतीश बाबू ने क्या क्या कहा था मोदी जी के लिए वो भी याद कर लीजिए। राजनीति में क्या आप लोग करते नहीं कि आपस में? आज आंकड़ों पर बात करें बेहतर रहेगा। आप लोग राजनीति में करते नहीं है क्या? इतनी देर से आलोक जी यही बात हम आंकड़ों पर ही बात कर रहे हैं, हम आंकड़ों पर ही बात कर रहे हैं। आलोक जी, आप लोग पानी पी के कांग्रेस को आलोक जी, आलोक जी माफी चाहता हूं। कल कह रहा हूं कि शहीदों की खून पर तिजारत करने की बात मैं नहीं करना चाहता। मैं अभी प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले की बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की बहस अभी हो। अभी बिहार का सवाल है, बिहार के सवाल पर आपकी पार्टी के सामने 26/11 हुआ था, वहां पर मीडिया लगाकर क्या कह रहे थे? बीजेपी के प्रवक्ता चूड़ियां लेकर बैठे थे, भूल गए आप लोग? कांग्रेस ही एक चश्मे से नजर आती है आपको। आलोक भाई, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 26/11 में हमारे कमांडो लड़ रहे थे और मोदी जी वहां पर बाहर पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आलोक भाई देखिए, फिर इस तरह की आलोक भाई क्या शब्दों की कमी जो आपके पास हो रही है, ये आ रहे आंकड़ों की हताशा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया है, आप लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं। यह आंकड़ों की हताशा है। आलोक जी, हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे। आलोक जी, प्रधानमंत्री की 12 रैलियां बिहार में हुई। आलोक भाई समझिए ना, आप समझिए, आपके लिए प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है। ये क्या 12 रैलियों के जरिए बिहार में लोगों को लामबंद करके अपनी सरकार को फिर से बिहार में स्थापित कर देना बड़ी बात है। आप मुझे ये बताइए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? सबसे बड़ी परीक्षा तो चुनाव ही होता है ना। एक आदमी रैली करता है, अपने मुख्यमंत्री को बोलता है कि यही हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनकी अगुवाई में बिहार में सरकार बनेगी। आप प्रतिपक्ष में हैं, आपका एक गठबंधन है, आपका गठबंधन हार जाता है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद, रोजगार नहीं है के बाद, बाढ़ है, तबाही है, बिहार के लोग बदहाल हैं, बिहार में पिछड़ापन है, तमाम तरह के नैरेटिव दौड़ाने के बाद भी अगर आपकी स्थिति वहां सरकार बनाने की नहीं होती है और फिर से वो सरकार बन जाती है, तो आप क्या मानते नहीं कि आपकी अपनी कमजोरी है? आप देखेंगे नहीं कि हमारे गिरबान में क्या कमी रह गई है? जरूर एक बार नतीजे आने दीजिए, अगर कमी रही होगी तो जरूर स्वीकार करेंगे उसको। हम यही तो लेकिन आप मुझे केवल ये बताइए कि 60 रुपए किलो आलू बिक रहा हो और देश के प्रधानमंत्री कहें कि बिहार के लोग जाकर जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद लें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केवल मीडिया ही मोदी जी को बचाए हुए है। उसके बाद भी बिहार का वोटर अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप अपनी बात या तो कन्वे कर नहीं पाते हैं या कन्वे कर नहीं पाए। नहीं, पिछली बार मोदी जी कन्वे कर पाए थे क्या? मोदी जी पिछली बार जीते थे क्या? वर्तमान चुनाव की बात कर रहा हूं, इतिहास जा चुका है आलोक शर्मा जी, इतिहास जा चुका है। इससे पहले लोकसभा रैली की थी पिछली बार मोदी जी ने बिहार में, बिहार की जनता और 46 रैली के बाद मोदी जी हारे थे, भूल गए आप लोग।
अरे भाई रिजल्ट तो आ जाने दीजिए। आप लोग तो बीजेपी से भी ज्यादा उतावले हो गए बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए। दुर्भाग्य इस बात का। चलिए शुभेच्छा भाई, अभी जो बीजेपी रुझान नेता है, सूर्या मेथी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्या जी को शायद जवाब देना चाहिए। बार बार रुझानों पर अगर जिक्र हो रहा है तो ये हार की या फिर घटते नंबर की खिसियाहट ना कहे तो और क्या कहे सूर्या जी? मैं आलोक जी को एक बात कहना चाहूंगा कि अभी ये कह रहे थे कि मीडिया मोदी जी से और भाजपाइयों से ज्यादा डिस्परेट है इस समय में। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, कल तक तो मीडिया इनके लिए बहुत अच्छी थी। हाँ। जब एग्जिट पोल के अंदर सरकार बना रहे थे, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा आलोक जी कि ना बिहार की जनता जो है ना मूर्ख नहीं बनने वाली। आप लोग प्रधानमंत्री जी को जितना मर्जी कुछ बोल लीजिए, वो जवाब जो है बिहार की जनता ने दिया है आपको। 15 साल के सुशासन के बाद और जो 7 साल का विकास इस देश में हुआ है, जो आप पूछते हो ना विकास कहाँ है, विकास कहाँ है, आप पूछते थे बिहार में कहाँ बा, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड सरकार बा। आपको जवाब दे दिया है और आप इस जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप कांग्रेस की सदैव आदत रही है अपमान करने की, आप भी अपमान कर रहे हैं। और आपको ये जो आपका बिहेवियर है, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये आपकी खिसियाहट को बता रही हैं। आप मान लीजिए कि आप हार चुके हैं, आप मान लीजिए कि आपकी नीतियों को देश ने नकार दिया है, आप आत्मचिंतन कीजिए। मैं उत्तर दूं जरा? बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाए, अभी काउंटिंग चल रही है, उसके ऊपर चर्चा करें, हेल्दी डिबेट करें। राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया और कांग्रेस की जमीन खिसक गई। मुझे लगता है इस तरह की शब्दावली से मैं उत्तेजित हुआ, और मुझे उत्तेजित होना स्वाभाविक था कि 5-5 लोग बीजेपी के बैठ जाते हैं स्टूडियो में और केवल एक पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं। बड़ा आसान रिजल्ट आने दीजिए। बड़ा बहुत बार आसान। भी मैंने कहा ऐसा हुआ। बहुत एक टीवी चैनल ने हरियाणा में बीजेपी सर की आपने कल 83 सीटें, 83 सीटें दिखाई। जब महागठबंधन के 83 सीटें दिखाई, तब आपने नहीं कहा और मुझे स्टूडियो में सबसे 5 ज्यादा लोग दुख इस बीजेपी बात के का हैं। भी हुआ कि राणा यशवंत जैसे सीनियर पत्रकार अगर स्टूडियो में बैठे हो और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो, तो शायद वो मेरे लिए नहीं, राणा भाई के लिए दुखद होना चाहिए। भाई, फिर भी हम वापस उस डिबेट को लेकर आते हैं। विकास की बात बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने की। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दें जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो, पूरा हो गया। एक एयरपोर्ट का नाम बता दें जिसकी मोदी जी ने नींव रखी हो। एक उद्योग का नाम बता दें जिसकी बिहार में मोदी जी ने नींव रखी हो। और बेरोजगारी का जो आलम है, आप ग्राउंड पे जाके देखते हैं। मैं 15 दिन बिहार में रहा हूं, 15 दिन पूरे बिहार में घूमा हूं मैं। आप केवल यहां पर स्टूडियो में बैठ के मोदी जी की खूब स्तुति करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गलत कटाक्ष करेंगे तो उत्तर सुनना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि बिहार के अंदर 46% बेरोजगारी दर है और फिर भी कह रहे हैं कि अब विकास हुआ है। आपको बताना चाहूंगा केसी त्यागी जी अपनी हार स्वीकार करके घर चले गए, लेकिन बहुत विकास हुआ है बिहार में। जवाब दिया है, मेरे को जवाब। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई, इस अभी बहस से आगे बढ़ के कीजिए, हमको ग्राउंड पर कीजिए, देखना आगे चाहिए कि कीजिए। ग्राउंड पर इस वक्त क्या वहां पर सिचुएशन है और रीजन वाइज, एरिया वाइज वहां पर कौन कौन कितनी सीटों पर आगे इस वक्त चल रहा है। इस पर मुझको लगता है इस डिटेलिंग पर जाना चाहिए और यही डिटेलिंग जो है इस वक्त बिहार की जनता जानना चाहती है।